डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, न्यूज़ इंडस्ट्री में, ख़ासतौर से टेलीविज़न न्यूज़ की इंडस्ट्री में इस समय घमासान मचा हुआ है। जब से मुंबई पुलिस ने ये रहस्योद्घाटन किया है कि कई चैनल टीआरपी खरीदने में मुब्तला थे, यानी फर्जी तरीके से कानून को बाईपास करते हुए पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे थे, और उसमें कुछ चैनलों का नाम भी सामने आ गया है। तब से एक उथल पुथल मची हुई है न्यूज़ चैनल इंडस्ट्री में। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। चीख चीख कर ये बताया जा रहा है कि हम सही हैं और दूसरा गलत है। तो ये एक मौका है जब चैनल एक दूसरे के साथ अपने पुराने हिसाब किताब सेटल कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं एक दूसरे से, और इसमें बहुत ही निचले स्तर तक जाकर वो ये काम कर रहे हैं। यानी रिपब्लिक टीवी के बारे में ये कहना कि गली गली में शोर है, अर्नब गोस्वामी चोर है, इस तरह की बयानबाजी भी जो स्थापित चैनल हैं वो कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो पूरा जो माहौल है न्यूज़ चैनल के बीच में वो बहुत गंदला गया है, गंद फैल गई है। तो एक तो पक्ष ये है, लेकिन ये सिलसिला अभी चलेगा जब तक ये जांच चलेगी, कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इस विवाद ने 3 बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल पहला ये है कि क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या इसके पहले इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं? और अगर घटनाएं हुई हैं तो उनका क्या हश्र हुआ है? सवाल नंबर 2 है, क्या ये जो टीआरपी घोटाला है, ये क्या इसे क्या हम सबसे बड़ा घोटाला माने कि टीआरपी अपने आप में एक बड़ा घोटाला है, और टीआरपी ने जो टेलीविज़न न्यूज़ के साथ किया है उसको हम क्या इस पूरे विवाद के साथ मिलाकर देख सकते हैं? और तीसरी और अंतिम बात यह है कि आखिरकार इस रहस्योद्घाटन के बाद क्या होने जा रहा है? क्या कोई इसका उपाय ढूंढा जाएगा या ये यूं ही चलता रहेगा? एक और विवाद आया और गुम हो गया, क्या यही होगा? इन तीनों सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है। गुजारिश ये है कि हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से काम कर रहा है। पत्रकारिता के जो बुनियादी उसूल हैं उन्हीं को तोड़कर वो सरकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, एक प्रोपेगेंडा मशीनरी में तब्दील हो गया है। ऐसे में ज़रूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप मनचाही सदस्यता अपने लिए चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। आप जानते हैं कि सत्य हिंदी पत्रकारों द्वारा चलाई जा रही एक संस्था है और हम कोशिश कर रहे हैं सच को आपके सामने लाने की। तो इस कोशिश में आपकी मदद मिले, हमें ये इसकी दरकार है और हमें यकीन है कि आप ऐसा करेंगे। तो आइए अब वापस मुद्दे की तरफ लौटते हैं। मुद्दा ये है कि ये जो रहस्योद्घाटन हुआ है, क्या पहली बार हुआ है? जी नहीं, ये सिलसिला टीआरपी दरअसल जब से शुरू हुई है तब से संदिग्ध है, तब से इस पर सवालिया निशान लगाए जाते रहे हैं। मैं आपको 1983 में ले जाऊंगा, जब सबसे पहले टीआरपी को मापने का सिलसिला शुरू हुआ। आईएमआरबी नाम की एक मार्केटिंग एजेंसी ने इसका सिलसिला शुरू किया, और उस समय तो माफ़ कीजिएगा, उस समय तो तकनीक भी नहीं थी इसके मापने की, इसलिए डायरियों का सहारा लेकर विभिन्न घरों में डायरियां रखी जाती थी और उसमें जो दर्शक होते थे वो नोट करते थे उन्होंने क्या देखा है, उसके सहारे टीआरपी मेजर करने की कोशिश की जाती थी। इसके कुछ वर्षों बाद दूरदर्शन ने अपना एक विभाग खोला डार्ट के नाम से, और उसकी रेटिंग शुरू हुई। डार्ट ने यही सिलसिला शुरू किया, लेकिन आईएमआरबी की रेटिंग को लेकर हमेशा से संदेह रहा। इसके बाद जब निजी चैनलों का दौर शुरू हुआ तो 1993 में इन टाइम नाम की संस्था ने
टीआरपी रेटिंग देने का सिलसिला शुरू किया और शुरू से विवादों के घेरे में रही, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से पक्षपात झलक रहा था। वो दूरदर्शन की रेटिंग को बहुत कम दिखाती थी, जबकि दूरदर्शन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चैनल हुआ करता था उस समय। और जाहिर है कि प्राइवेट चैनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी तब उतना नहीं था, उनकी लोकप्रियता भी नहीं थी, तब भी मैं दूरदर्शन को कम करके दिखाता। तो ये माना गया था कि ये जो प्राइवेट टेलीविज़न इंडस्ट्री है वो आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रही, खेल कर रही है, ताकि दूरदर्शन को कमतर दिखाया जा सके और विज्ञापन ज़्यादा कबाड़े जा सके। तो ये शुरू से सिलसिला चल रहा था। फिर एक और एजेंसी आई, टाइम इंडिया। अब जब दो एजेंसी आई तो हमने देखा कि दोनों एजेंसियां जो आंकड़े दे रही हैं, दोनों के आंकड़े एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे हैं। जब दोनों रिसर्च एजेंसियां हैं, दोनों आंकड़े टीआरपी के बटोर रही हैं, तो उनमें इतना विरोधाभास क्यों है, वो एक दूसरे से इतनी अलग क्यों हैं? तो इसको लेकर सवाल उठने शुरू हुए। अंत में जाके 2003 में इन दोनों का मर्ज हो गया, दोनों एक दूसरे में मिल गई और एक एजेंसी बन गई, टाइम इंडिया। तो जो नीलसन कंपनी है अमेरिकी और कटार मीडिया, ये दोनों ने मिलकर बनाई और ये एजेंसी काम करने लगी। लेकिन ये एजेंसी हमेशा विवादों में रही, कई वजहों से। एक तो इसने ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं रखी, दूसरा बहुत कम मीटर लगाती थी, और मीटर भी उसने, पीपल्स मीटर भी जो लगाए वो दिल्ली मुंबई में सबसे ज़्यादा लगाए, इसलिए बहुत आंकड़े जो आते थे वो गड़बड़ आते थे, उन्हें सही नहीं माना जा सकता था। फिर भी अकेली करेंसी थी, इसलिए चल रही थी। लेकिन उस दौरान भी कई बार ये चीज़ें सामने आती रही कि ऐसे लोग हैं जो ये पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर ये पीपल्स मीटर किन घरों में लगाए गए हैं, और उनको पता करके कैसे टीआरपी बढ़ाई जा सकती है उन घरों में लोगों को पैसे देकर, वही चैनल दिखवा कर। तो ये दक्षिण भारत के 2-3 चैनलों के बारे में ये पता चला। इसके बाद फिर एक सिलसिला आया जब टीवी 18 ग्रुप ने इसका भंडाफोड़ किया और उसमें पता चला कि ये बड़े पैमाने पर बहुत सारे चैनल कर रहे हैं। तो लगातार एक के बाद एक ऐसी खबरें, जानकारियां आती रहीं और ये मामला उधरता रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर बाद में एनडीटीवी ने बाकायदा टाइम इंडिया पर केस किया अमेरिकी कोर्ट में। ये और बात है कि उस कोर्ट ने उनकी अपील को नहीं माना, लेकिन उसने बाकायदा सबूतों के साथ बताया था कि कैसे टाइम इंडिया के जो बॉक्स लगे हैं घरों में, उसको कैसे मैनिपुलेट करके कैसे कुछ चैनल अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। तो तब भी ये जानकारी आई। उसके बाद फिर जानकारी आई कि हिंदी के चैनल एक दो हैं जिनका नाम लेना ठीक नहीं होगा, उन्होंने ये हरकत की और उनकी जो बार्क की मेंबरशिप है वो तक सस्पेंड भी कर दी गई। तो बार्क जो टीआरपी देने वाली नई एजेंसी आई, टाइम इंडिया बंद हो गई, बंद नहीं हो गई, उसने उसका काम बंद हो गया, क्योंकि चैनलों ने उसके बजाय एक नई संस्था बना ली बार्क, और उसके आंकड़े वो इस्तेमाल करने लगे और टाइम इंडिया बार्क के लिए काम करने लगी। तो ये सिलसिला लगातार बना रहा है और ये हमारे सामने तो एक ही शहर के बारे में ये खबर आई है मुंबई पुलिस के हवाले से कि वहाँ ये छेड़छाड़ हो रही, लेकिन देश भर के विभिन्न शहरों में भी ऐसी हरकतें हो रही होंगी। और एक चैनल के बारे में भी पता चला है, 2 चैनल के बारे में पता चला है, लेकिन पता नहीं कौन कौन से चैनल कहाँ कहाँ पर इस तरह के हथकंडे आजमा रहे होंगे, क्योंकि हमाम में तो लगभग सभी नंगे हैं और कोई दूध का धुला नहीं है। सबको टीआरपी की दरकार है और वो किसी भी हद तक इसके लिए जाने को तैयार है। तो एक तो मसला ये है कि टीआरपी की जो रेटिंग है वो उसमें बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारे खेल हैं, जिसकी वजह से सही रेटिंग मिलनी असंभव सी है, और जो भी मिलती है वो तमाम तरह से प्रभावित होती है और हमें गुमराह करती है, हमें भी गुमराह करती है, इंडस्ट्री को भी गुमराह करती है। तो एक तो टीआरपी रेटिंग का जो पूरा मैकेनिज्म है, पूरा जो रेटिंग सिस्टम है, वही फॉल्टी है, उसमें बहुत सारे दोष हैं, वो संभव नहीं है कि वो सही रेटिंग कभी दे पाएगी। दूसरी बात यह है कि टीआरपी का ये जो घोटाला है, दरअसल ये तो बहुत छोटा घोटाला है। बड़ा घोटाला तो ये है कि टीआरपी ने पूरे चैनल के कंटेंट को करप्ट कर दिया है, यानी उसको कंटेंट को इस तरह से बना दिया है जो न जनहित में है, न देश हित में है और न ही लोकतंत्र के हित में है। क्योंकि वो जो कंटेंट
टीआरपी की वजह से बन रहा है। टीआरपी दरअसल हमारे पत्रकारों के, हमारे संपादकों के, हमारे मालिकों के दिमाग में घुस गई है और हर समय वो टीआरपी को सोचकर ही खबरें चुनते हैं, खबरें बनाते हैं, खबरें प्रस्तुत करते हैं। यही हाल कार्यक्रमों का है, यही हाल बहसों का है, टीवी पर होने वाली बहसों का। सबका लक्ष्य एक तो सरकारी एजेंडे को आगे बढ़ाना है, वो एक दूसरा लक्ष्य है, लेकिन टीआरपी हासिल करना भी एक बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि उसी के बल पर विज्ञापन और विज्ञापन की दरें तय होती हैं और उसी से मीडिया इंडस्ट्री में आपका रुतबा तय होता है और उस रुतबे से ही राजनीतिक दल भी आपको उसी हिसाब से भाव देते हैं। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि टीआरपी का खेल जो है उसने किस तरह से पूरे मीडिया का कंटेंट बदल दिया है, उसको घटिया बना दिया है, उसको सतही उथला बना दिया है और उसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शन पैदा कर दिए हैं। इसीलिए कभी आप देखते हैं कि नाग नागिन की शादी होती है, कभी भूत प्रेत आ जाते हैं, कभी हवेली वो आ जाती है, कभी पानी पे चलने वाला आदमी आ जाता है, कभी दूसरे ग्रह के वासी हमारे पृथ्वी पर आ जाते हैं, कभी दुनिया खत्म होने लगती है। तमाम तरह के चमत्कार, अंधविश्वास, ये तमाम तरह की चीज़ें आती रहती हैं और एक नया दौर आया है। उसमें हम देख रहे हैं कि अंध राष्ट्रवाद का दौर, जिसमें हिंसा, नफरत भरी हुई है, तो एक दूसरे को लड़ाने की कोशिशें भरी हुई हैं और सत्ता की चाटुकारिता भरी हुई है। तो ये टीआरपी का खेल है जिसने हमारे चैनलों को ऐसा बना दिया। तो ये एक बड़ा घोटाला है। मुंबई में जो घोटाला हुआ है उससे कहीं बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में एक दो नहीं, पूरे चैनल शामिल हैं। इस घोटाले में बाजार व्यवस्था शामिल है, हमारी सरकार शामिल है। तो ये सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। एक उन्होंने दर्शकों को कंज्यूमर बना दिया है, उपभोक्ता बना दिया है और उन्हें ऐसी सामग्री दे रहे हैं जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हो चुका है बल्कि, क्योंकि वो इसी तरह की चीज़ें देखने के आदी होते जा रहे हैं। उन्हें झूठ सुशांत सिंह का पसंद आता है, कंगना रनावत का पसंद आता है और वो वही देखते चले जाते हैं बगैर इसकी परवाह किए कि इसका क्या असर देश और समाज पर पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा घोटाला है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न ये है कि होने क्या जा रहा है। होने कुछ भी नहीं जा रहा है। ना ये टीआरपी व्यवस्था बदलने वाली है, ना टीआरपी को रोका जाने वाला है, ना टीआरपी से जो कंटेंट प्रभावित हो रहा है उसको रोकने की कोई कोशिश हो रही है। कहा तो गया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी अब इस पर बातचीत करेगी, टीआरपी में जो छेड़छाड़ होती है उस पर बात करेगी, टीआरपी का जो असर पड़ता है उस पर बातचीत करेगी। हो सकता है कई स्तरों पर ये बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन अंततः कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना तो बाजार इसको रोकेगा, बाजार के हवाले कर दिया है चूंकि आपने मीडिया इंडस्ट्री को, इसलिए वो उसकी मुट्ठी में है। तो बाजार इस प्रक्रिया को रोकने की कतई तैयार नहीं होगा और दूसरा सरकार भी नहीं रोकना चाहती है, क्योंकि सरकार को भी लगता है कि ये मीडिया उसके अनुकूल है। ये मीडिया ही, ऐसा ही मीडिया उसे चाहिए जो उसके हिसाब से चले और ऐसी जानकारियाँ, ऐसे कार्यक्रम न दे जिनसे लोगों के दिमाग खुलें, उनका विवेक खुले, वो समझदारी के साथ कोई फैसला लेने की स्थिति में आए। तो एक उन्माद की जो राजनीति चल रही है, वो उन्माद चैनल चलाएंगे तभी जब वो इसी तरह के बने रहें। तो ये यथा स्थिति को बनाए रखना ये सरकार के लिए भी अपने को लगता है कि उसके हित में है और बाजार तो खैर ये चाहता ही है। तो और पत्रकारों की और संपादकों की कोई हैसियत इस पूरे मीडिया परिवेश में नहीं है। वो अब एक गुलाम की हैसियत में है, वो स्वतंत्र निर्णय लेने की हैसियत में नहीं है। अगर किसी चैनल में काम कर रहे हैं तो उस चैनल की पॉलिसी ही ये होगी कि हमें आगे बढ़ना है, हमें टीआरपी हासिल करना है, हमें सरकार को खुश करना है और इसी तरह से हमें ग्रो करना है। तो ये ना चैनलों की नीति बदलने वाली है, ना मालिक बदलने वाले हैं, ना उनके संपादक बदलने वाले हैं और ना ही ये जो मीडिया को रेगुलेट करने की बात हो रही है उस दिशा में कोई ठोस कदम कोई उठाना चाहता है। क्योंकि रेगुलेट करना, एक रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, जो स्वतंत्र हो, सरकार का दखल उसमें ना हो और जो देश भर के समझदार बुद्धिजीवी लोगों से मिलकर बना हो और मीडिया को जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए जो
प्रेरित कर सके और उसे अनुशासित भी कर सके, उसके पास अधिकार भी हो। तो जब तक इस तरह की बॉडी नहीं बनती है और उस तरह की बॉडी के बनने की कोई गुंजाइश, कोई सूरत अभी दिखलाई नहीं दे रही है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कुछ समय का शोर शराबा है, बाद में ऐसे ही चलता जाना है, क्योंकि प्रोपेगेंडा मॉडल में हमारा मीडिया काम कर रहा है। उसके पास कोई बिजनेस मॉडल तरीके का है नहीं। 90% जो चैनल हैं वो घाटे में चल रहे हैं और दंड फंद में उलझे हुए हैं। दूसरे किसी ऐसे स्रोतों से पैसा लाकर चैनल चला रहे हैं जो कि सही नहीं माने जाते हैं। अगर सबकी जांच हो तो आधे चैनल तो आज ही बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री बाज़ार और सरकार के कब्ज़े में है। वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई नई सरकार आएगी वो भी यही करेगी, उससे भी उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम इसके पहले वाली सरकारों को भी देख चुके हैं, उन्होंने भी कुछ ठोस काम इस दिशा में नहीं किया है। तो कुल मिलाकर ये कि इस विवाद को देखना चाहिए, समझना चाहिए, चैनलों के चरित्र को समझने के लिए, मीडिया के चरित्र को जानने के लिए और उससे सावधान होने के लिए। ये हमारे लिए एक सबक है, हमारे लिए एक जानकारी है, जिससे हमको लैस होने के बाद मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये टीआरपी भी झूठी है, इनका कंटेंट भी झूठा है, ये एंकर भी हमेशा लगातार झूठ बोलते हैं, ये चैनल भी झूठ पर खड़े हैं। इसलिए ये समझदारी अपने अंदर विकसित करके हमें मीडिया का कंजम्पशन करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। यही समझदारी हमें इस तरह के मीडिया से बचा सकती है और कोई तरीका हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि आपने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा निवेदन है कि ये काम आप फ़ौरन कर डालें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं फिर आऊँगा एक और ऐसे ही ज्वलंत विषय के साथ अपनी बातचीत के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।